हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल, आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल इंस्पायरिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज डेट हो गई है 17 सितंबर। तो आज के कुछ जो नए टॉपिक्स हैं उनको पहले जान लेते हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वह है आयुर्वेद में शिक्षण और शोध संस्थान विधेयक 2020। दूसरा टॉपिक है हमारा कोसी नदी महासेतु और तीसरा टॉपिक है मेगा फूड पार्क। तो आज के तो हमारे ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इन तीनों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो आप भी अगर इन तीनों के बारे में अच्छे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक ले लेते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है आयुर्वेद शिक्षण और शोध संस्थान विधेयक 2020। तो पहले ही जान लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। दरअसल कल बुधवार को राज्यसभा के अंदर यह विधेयक पारित कर दिया गया, यानी राज्यसभा में विधेयक पारित हो गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सामान्य विधेयक को कानून बनने के लिए, अधिनियम बनने के लिए दोनों सदनों के अंदर पारित होना जरूरी है। तो इस स्थिति में यहाँ पे यह जानते हैं कि यह विधेयक कल तो राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन इस विधेयक को लोकसभा 19 मार्च 2020 को ही पारित कर चुकी थी। यानी कि 19 मार्च जिस समय हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस के लिए वो लगाया गया था, लॉकडाउन लगाया गया था, तो उससे पहले ही लोकसभा के अंदर यह विधेयक पास हो गया था। उसके बाद अब मानसून सत्र के अंदर इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया था और जहां अब यह विधेयक पास हो गया, तो उसके बाद अब यह संभावना बन गई है कि भाई हमारे देश के अंदर यानी कि इंडिया में ऐसा होने वाला है कि पहली बार किसी राष्ट्रीय महत्व का यानी कि नेशनल लेवल का आयुर्वेद शिक्षण व शोध संस्थान अब बनाया जाने वाला है। जिस समय इस विधेयक को पेश किया गया था तो उस समय हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, उन्होंने कुछ विशेष बिंदुओं का उल्लेख किया था। तो हम भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल वह बता रहे थे कि हमारे देश के अंदर लगभग 103 राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं हैं, यानी कि नेशनल लेवल पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो 103 हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने इस बात को केंद्रित किया कि 103 शिक्षण संस्थाओं के अंदर एक भी ऐसी संस्था नहीं है जो आयुर्वेदिक पर केंद्रित हो, यानी कि आयुर्वेद को लेकर के कोई भी राष्ट्रीय संस्था हमारे देश में स्थापित नहीं की गई है। तो उन्होंने ये बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि कुछ जो छोटी मोटी शिक्षण आयुर्वेदिक संस्थाएं हैं उनमें से कोई भी राष्ट्रीय महत्व पर काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं यह जरूरी है कि राष्ट्रीय महत्व पर आयुर्वेदिक संस्थानों को स्थापित किया जा सके, जहां पर शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही किया जा सके तथा रिसर्च हो सके। तो इस विधेयक को पेश करते समय उन्होंने इन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की थी। तो उसके बाद हम समझ लेते हैं क्या। तो साथ ही साथ उन्होंने जो मुख्य केंद्र रखा अपने प्रस्ताव का वह गुजरात का जामनगर था। गुजरात का जामनगर किस लिए है मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस प्रस्ताव का जो मुख्य बिंदु है वह मुख्य बिंदु यह है कि गुजरात के जामनगर के अंदर 3 आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ 3 शिक्षण संस्थान जो महत्वपूर्ण है वह गुजरात के जामनगर में ही स्थापित है। तो अब उन्होंने ये बात रखी है कि उन तीनों शिक्षण संस्थाओं को जो वह स्टेट लेवल पे थे उनको लेवल नेशनल किया जाएगा, यानी कि वहां पर राष्ट्रीय लेवल पे एक शिक्षण संस्था स्थापित की जाएगी और वह जो एक शिक्षण संस्थान होगी वो 3 संस्थानों को मिला करके बनाई जाएगी, यानी कि 3 शिक्षा संस्थानों के जगह पर एक आयुर्वेदिक शिक्षा संस्था बनाई जाएगी। ठीक है। तो वह अब यह जान लेते कि वो तीनों संस्था कौन कौन सी हैं जिनकी जगह पर एक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्था को स्थापित किया जाएगा। तो जो पहली संस्था इसके अंदर है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। ठीक है। तो यह पहली शिक्षण संस्थान है जिसको अब हटा करके इसके जगह पर पे यह है नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। वहीं दूसरी है श्री गुलाम कुंभरवा आयुर्वेद महाविद्यालय और तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो अब इन तीनों आयुर्वेदिक संस्थानों की जगह पर एक राष्ट्रीय महत्व की आयुर्वेदिक संस्था की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब यह जो विधेयक है यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर पारित हो गया। ठीक है। अब काम क्या रह गया, अब केवल इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने रह गई है। जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद हमारे देश के अंदर पहला राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शिक्षण व शोध संस्थान स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि वह संस्थान स्थापित किया कहाँ किया जाएगा, तो वह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, लेकिन वह स्थापित कहाँ होगा, गुजरात के जामनगर में ही उसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि अब जो विधेयक था यानी कि आयुर्वेद शिक्षण व शोध संस्थान विधेयक 2020 था, पहले लोकसभा में पास हो गया था, अब राज्यसभा में पास हो गया है। तो मुख्य बिंदु क्या है कि 3 आयुर्वेद संस्थानों के जगह पर एक राष्ट्रीय आयुर्वेद शिक्षण संस्थान को स्थापित किया जाएगा। ठीक है। यह तीनों वो है जिनकी जगह पर अभी राष्ट्रीय शिक्षण व शोध संस्थान आयुर्वेदिक शिक्षण व शोध संस्थान को स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है। तो यह विधेयक की महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो अलग अलग विधेयक अब लगातार वहां पारित होते रहेंगे। तो जो जो विधेयक पारित होता जाएगा तो जो जो उसके लिए प्रावधान होंगे, उद्देश्य होंगे, तो उनको हम अपनी क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक। तो यह सारी बात हो गई थी आयुर्वेद शिक्षण व शोध संस्थान विधेयक 2020 को लेकर के। आई होप आपको यह टॉपिक पूरा क्लियर रहा होगा। अगले टॉपिक की ओर बढ़ लेते हैं। थोड़ा जो हमारा अगला टॉपिक है वह है कोसी नदी महासेतु। ठीक है।
कोसी नदी, जैसा कि अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि कोसी नदी हमारे देश के बिहार में बहती है मुख्य रूप से, ठीक है। वैसे तो ये है नेपाल वगैरह से होते हुए नीचे आती है, तो उसके बाद ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ बिहार में बहती है, ठीक है। साथ ही साथ यह नदी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जब जब बारिश होती है बिहार में, तब तब यह नदी उफान मारती है और उसके बाद बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य से यह नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब दरअसल जैसा कि हम जानते हैं कि भी आने वाले समय में, यानी कि अक्टूबर नवंबर के अंदर बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव है, ठीक है। तो विधानसभा के चुनाव सभी जगह पर महत्वपूर्ण होते हैं, तो इस समय सरकार अपना पूरा जोर बिहार में लगा रही है। तो ऐसी स्थिति में लगातार हम करंट अफेयर की क्लासेस में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में नई नई परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है, नई नई परियोजनाएं योजनाएं वहां अप्लाई की जा रही हैं। तो उन्हीं परियोजनाओं के मद्देनजर रखते हुए यह एक नई परियोजना है जो अब बिहार में शुरू की जा रही है। दरअसल कल यानी कि 18 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोसी नदी महासेतु का उद्घाटन किया जाने वाला है, ठीक है। वह यह उद्घाटन जो करेंगे यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं भाई, जो बड़े बड़े नेता है वो समय इस तरह के जो भी काम है सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं, वह खुद वहां नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कल 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री इस महासेतु का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि यह जो महासेतु है इसका सपना 85 साल पुराना है, यानी कि अब से 85 साल पहले से इस महासेतु को लेकर के बात चल रही थी, लेकिन अब जाकर के यह काम पूरा हो गया है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बिहार के अंदर कोसी नदी लगातार बाढ़ लाती रहती है, तो इस वजह से क्या हुआ है कि यह महासेतु का काम लगातार रुकता रहा और इसकी वजह से बहुत सारी बाधाएं आती रही, लेकिन फिर भी अंततः अब यह काम पूरा हो गया है। तो थोड़ी सी जो ये महासेतु है इससे जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण बातें उनको जान लेते हैं। तो यह जो महासेतु है यह लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वह 1.9 किलोमीटर से, लेकिन लगभग 2 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है इसको जिस पर बनाया गया। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि इसको बनाने में कितना खर्चा आया, तो उसको बनाने में पूरा लगभग 516.02 करोड़ रुपए का खर्चा इसको बनाने में आया है, ठीक है। तो यह दोनों बातें इसको लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितना डिस्टेंस पे बना है, तो उसकी जो लंबाई वगैरह जो भी है वह 2 किलोमीटर लगभग मानी जा रही है। साथ ही साथ इसको बनाने में जो खर्चा आया है वह है 516.02 करोड़ रुपए का खर्च इस पर आया है। हर परियोजना को हमें इन्वेस्टमेंट जो उसके ऊपर की गई है उसको भी ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब क्या है, पहले यह महासेतु क्यों बनाया गया है, तो जब कहीं भी सेतु बनाया जाता है तो उससे दो जगह इंटरलिंक होती है, ठीक है। तो दो जगह जो इंटरलिंक हुई है उसकी स्थिति में क्या फायदा हुआ, उसकी स्थिति में फायदा यह हुआ कि पहले जो 298 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ करता था, यह 298 किलोमीटर डिस्टेंस अब 22 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। बहुत ज्यादा बड़ी बात है 298 किलोमीटर डिस्टेंस केवल 22 किलोमीटर के अंदर कवर किया जाना, ठीक है। तो इसलिए किया गया ताकि जो दूरी थी कोसी नदी के जो दोनों साइड्स की जो दूरी थी उसको पहले पार करने में 298 किलोमीटर का समय लगता था, लेकिन अब डायरेक्ट जो वे बनाया गया, लिंक बनाया गया है, उसके द्वारा केवल 22 किलोमीटर में यह दूरी पूरी की जा सकेगी। तो यह भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखें तो लगातार बाढ़ आने की वजह से यहाँ परियोजनाएं शुरू ही नहीं की जा पा रही थी, लेकिन सन 2003 में जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर थे तो उस समय इस योजना को पारित कर दिया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय सन 2003 में यह योजना पास हुई और उसके बाद वाजपेयी साहब ने ही खुद इस योजना का शिलान्यास किया, यानी कि काम शुरू करवा दिया था इस योजना का, ठीक है। उस समय जब यह योजना पास हुई थी तो उस समय इसका जो बजट था वह था 323.4 करोड़ रुपए, ठीक है। 323.4 करोड़ रुपए का उस समय बजट रखा गया था इस पूरी योजना को पास करने के लिए। उस समय इन्वेस्टमेंट की पूरी उम्मीद थी कि इसमें काम निपट जाएगा, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं समय बीत रहा है, तो समय बीतते क्या हुआ कि यह जो बजट था यह बजट आकर के 516.02 करोड़ के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर लगभग हम देखें तो 200 करोड़ का डिफरेंस आया है इस समय के बीच में, ठीक है ना। तो यह जो चीज थी उस समय की बात थी, सन 2003 में जब वाजपेयी सरकार ने इसको पास किया था तो उस समय 323.4 करोड़, लेकिन वर्तमान में जो खर्च अनुमानित है वह यह है कि 516.02 करोड़ की लागत से यह पूरा का पूरा महासेतु बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो यह सभी चीजें महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ अब यह बात है कि इसका प्रशिक्षण हुआ या नहीं हुआ, तो इस पूरे के पूरा जो महासेतु है इसको पूरी तरह चेक भी किया जा चुका है, टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है। 23 जून को इस महासेतु के ऊपर से 20 ट्रेन गुजारी गई थी, ठीक है। और 20 ट्रेन गुजरने के बाद भी यह महासेतु ज्यों का त्यों ही रहा, यानी कि जैसी अवस्था थी वैसी अवस्था में ही बना रहा। तो उसके बाद अब जो विभाग थे, इंजीनियर्स थे, जो डिपार्टमेंट वाले थे, उन सब ने इसको पास कर दिया है और अब इसको गवर्नमेंट को वह सौंप रहे हैं ताकि वह गवर्नमेंट अपनी परियोजनाएं शुरू कर सके और इस पे ट्रेन को चालू कर सके, ठीक है। साथ ही साथ कल के बारे में एक बात और बता दूं, कल 18 सितंबर को जब प्रधानमंत्री इस योजना का उद्घाटन करेंगे तो उस समय वह इसके अलावा 12 अन्य योजनाओं को भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो कोसी नदी महासेतु की हम बात कर रहे हैं ठीक है, और उससे जुड़ी हुई जो भी बातें थी वो हम सब हमने
क्लियर कर ली है। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको उसके जवाब भी दिए जाएंगे। हम अपने अगला टॉपिक ले लेते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है मेगा फूड पार्क। ठीक है, मेगा फूड पार्क से हम समझ रहे हो कि मेगा यानी कि बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, फूड पार्क को लेकर के काम हो रहा है, यानी कि खाद्य पार्क जो होते हैं उनको लेकर के काम हो रहा है। समझते हैं दरअसल ये है क्या। ठीक है, तो हमारा जो केंद्र की खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय यानी कि केंद्र का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। तो खाद्य प्रसंस्करण, तो इस मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया, यानी कि मेगा फूड पार्क योजना को शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, शुरुआत क्या की गई है, 23 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को लेकर के, यानी कि 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत क्या किया जा रहा है, 37 मेगा फूड पार्क अब वहां पे स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह की परियोजना ये लेकर के आए हैं। परियोजना क्यों लेकर के आए हैं, ताकि इससे किसानों को मदद मिल सके। ठीक है, क्योंकि यह जो योजना है ये है हमारे देश की अम्ब्रेला योजना, यानी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत लाई गई है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों को लेकर के योजना लाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि खाद्य के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा की जो सुविधाएं हैं वह सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, आधुनिक बुनियादी ढांचा मतलब समझते हैं बुनियादी ढांचा जो हमारे देश का बेस है, जैसे कि फार्मिंग वगैरह। ठीक है, तो उन सभी चीजों को लेकर के यह योजना लाई गई है। ठीक है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य यह भी बनाया गया है कि डायरेक्ट जो मार्केट है, मार्केट की जो पहुंच है वह सीधा सीधा खेतों से किसानों तक की जा सके। ठीक है, खेत और किसानों की जो पहुंच है वो डायरेक्ट मार्केट के बीच में स्टैब्लिश हो सके, जिससे कि बीच में बिचौलिए ना हो और यह प्रत्यक्ष संबंध आपस में स्थापित कर सके। तो इस चीज के लिए यह मेगा फूड पार्क की योजना लाई गई है। ठीक है, इस टॉपिक से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण चीजें उनको याद होना जरूरी है, जैसे कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के तहत इस योजना को लाया गया है। ठीक है, ये हमारे देश की अम्ब्रेला योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत है, एक अन्य योजना है। ठीक है, कहाँ लागू किया गया यह जरूरी ध्यान रखने वाली बात है, यह 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर लाई गई है। साथ ही साथ जो इन यानी कि 23 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर 37 मेगा फूड पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे, जिससे किसानों को भी फायदा होगा, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था ग्रोथ होगी, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ मार्केट और किसानों के बीच में अब डायरेक्ट लिंक बन जाएगा इसकी वजह से। तो इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो आई होप आपको यह टॉपिक भी अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यह है हमारे 3 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सबसे पहला जो हमने आज एक विधेयक डिस्कस किया था, विधेयक का नाम है आयुर्वेद में शिक्षण व शोध संस्थान विधेयक 2020। ठीक है, उसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो डिस्कस किया कोसी नदी महासेतु को लेकर के था, जो हमारा कल प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन भी कर देंगे। और अंत में जो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है वह यह था कि मेगा फूड पार्क। ठीक है, 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना शुरू हो रही है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर 37 मेगा फूड पार्क अब ओपन किए जाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आपको सब टॉपिक्स क्लियर हुए हैं, आपके करंट अफेयर अच्छा हुआ है, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और बाकी लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, और साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए आती रहती हैं, आगे भी आती रहेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स, नए दिन, नई वीडियो में।